वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए आज मैं ज्योग्राफी का वीडियो लेके आई हूँ। जो रुक जाना नहीं के सभी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं या फिर जो बच्चे 12th क्लास में आ गए हैं और उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें सभी क्वेश्चन आईएमपी हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं और जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन भी बच्चों के लिए ये नीड है, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की या ज्योग्राफी के मटेरियल की, तो उन तक ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अंक के प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाद संकल्पना जो है इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जैसे आ है जलाभाव, बा बेरोजगारी, सा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं और द महामारियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन, दहन, काटो और जलाव कृषि का प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है झूमिंग कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कहा जाता है? सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता है। कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है शक्कर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो निम्न में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है? व्यापार जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप है। कृषि प्राथमिक है, बुनाई, आर्किट ये सभी क्या है? प्राथमिक है, लेकिन जो व्यापार है वो तृतीय क्रियाकलाप है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप में विश्व व्यापार सर्वाधिक होता है यूरोप में। निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य जो है वो विशालतम भाषाई समूह है। अत्यधिक विरल जनसंख्या वाला राज्य है, अत्यधिक विरल जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश में। विरल से तात्पर्य है कि घनी बस्तियां नहीं हैं, मतलब लोग जो है वो दूर दूर बसे हुए हैं, उनका घर जो है नज़दीक नहीं है। तो विरल जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उद्योगों का आधार खनिज है लौह अयस्क, सोना, संगमरमर, पेट्रोल। तो उद्योगों का आधार खनिज है लौह अयस्क। भरमौर क्षेत्र है जनजातीय। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है ना? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका वो रिक्त स्थानों से संबंधी आएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट रिक्त स्थान है आपका जैसे कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील खाली स्थान के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। तो किसका करता है? पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को खाली स्थान कहते हैं। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं या स्त्री अनुपात कहते हैं। समता का आशय समान अवसरों को उपलब्ध कराना है। समता का आशय खाली स्थान अवसरों को उपलब्ध कराना है। समता का आशय है कि समान अवसरों को उपलब्ध कराना है। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग खाली स्थान श्रमिक कहलाते हैं। तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग होते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण खाली स्थान देश में
किया गया है? तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण डेनमार्क देश में किया गया है। द्वितीय क्रियाओं में खाली स्थान वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित है। तो द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित है। विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान व्यवस्था खाली स्थान है। संचार, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। स्वेज नहर खाली स्थान एवं खाली स्थान सागर को जोड़ती है। तो जो स्वेज नहर है वो दो सागरों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर। विश्व व्यापार संगठन सन 1995 में अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया या फिर खाली स्थान अस्तित्व में आएगा? तो 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व व्यक्ति है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनघनत्व कितना है? 382 है। जनघनत्व क्या कहलाता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग मतलब कितने लोग निवास कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा जनघनत्व कहलाता है। सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या खाली स्थान है कितनी है? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर खाली स्थान नगर कहलाता है। तो 50 लाख से अधिक जहाँ की जनसंख्या होती है वो उसको विराट नगर बोलते हैं। चाय सर्वाधिक खाली स्थान राज्य में उगाई जाती है। तो चाय असम राज्य में सबसे अधिक उगाई जाती है। जल संरक्षण के लिए खाली स्थान भी किया जा सकता है। तो जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। थार मरुस्थल में हरियाली लाने के लिए खाली स्थान नहर बनाई गई है। तो थार मरुस्थल में हरियाली लाने के लिए इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है। ऊर्जा के खाली स्थान स्रोत समाप्य संसाधन है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्य संसाधन हैं। समाप्य संसाधन मतलब जो समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है ना, ये सारे संसाधन जो है क्या है कि खत्म होने वाले संसाधन है। तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समाप्य हो संसाधन हैं। खनिज पृथ्वी में खाली स्थान रूप से वितरित है। तो खनिज जो है पृथ्वी में असमान रूप से वितरित है कि कहीं पे अधिक है, कहीं पे कम है या फिर कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। तो खनिज जो है पृथ्वी में असमान रूप से वितरित है। मुंबई का सहायक बंदरगाह खाली स्थान है। तो मुंबई में जो बंदरगाह है उसका नाम है नाव्या सेवा। तो मुंबई का सहायक बंदरगाह नाव्या सेवा है। कारखाने में धुएं से खाली स्थान प्रदूषण होता है। तो कारखाने से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है। तो कारखाने में धुएं से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, वो सत्य असत्य की पहचान से संबंधी आता है कि आपको ट्रू फॉल्स और सत्य असत्य लिखना पड़ता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे विश्व की समस्त क्रियाओं का केंद्र बिंदु मानव है। सत्य है कि असत्य है? सत्य है ना। विश्व की समस्त क्रियाएं जो होती हैं उसका केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है। सत्य। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल हैं, ये भी सत्य है। जनसंख्या किसी राष्ट्र का वास्तविक धन है। सत्य है। कार्य करने की क्षमता से उत्पादकता बढ़ती है, ये भी सत्य है। आय का ऊंचा स्तर मानव विकास का आधार है, ये भी सत्य है। गन्ना खाद्यान्न फसल है, नो, ये असत्य है। गन्ना खाद्यान्न फसल नहीं है, गन्ना एक व्यापारिक फसल है। तो गन्ना खाद्यान्न फसल है, ये असत्य हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। सत्य। कुटीर उद्योग में परंपरागत यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। गलत, असत्य। व्यापार का एक आधारभूत स्वरूप फुटकर व्यापार नहीं है। असत्य। विश्व में सर्वाधिक सड़कों का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सत्य। मतलब सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सत्य। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है, ये सत्य है। चीन का रेशम मार्ग व्यापार का प्रारंभ माना जाता है। चीन का रेशम मार्ग व्यापार का प्रारंभ माना जाता है। सत्य। गांव भारतीय संस्कृति का आधार है। सत्य। गांवों में सुविधा बढ़ाने से नगरीकरण घट सकता है। सत्य। गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है। असत्य। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। सत्य। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है। असत्य।
भारत की सबसे ऊंची सड़क मनाली से लेह तक है, ये सत्य है। पवन हंस भारत की हवाई सेवा है, सत्य। प्रथम छोड़े गए उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, ये भी सत्य है। भारत का प्रथम छोड़े गए उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है बेटा, ये सत्य असत्य है, तो आपको ये सत्य असत्य बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि विद्यार्थी को समझाएं कि सत्य असत्य में ध्यान से नहीं शब्द देखें, है ना। मतलब अगर उसमें नहीं शब्द लिखा है तो आपको वो ध्यान से पढ़ना है सत्य असत्य में। अगर आपको सत्य असत्य जो एक ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या तो आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मन से एक में सत्य, एक में असत्य, एक में सत्य, एक में असत्य, ऐसे मत लिखिए। या तो पूरे सत्य सत्य कर दीजिए या फिर पूरे असत्य असत्य कर दीजिए, है ना। ये ट्रिक टाइप की हो जाती है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको यहाँ पे 2 सही जोड़ी दी गई हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रटजेल को। मानव का वातावरण से संबंध किसने कहा है? ई.सी. सैम्पल ने। मानव भूगोल के अध्ययन की महत्वपूर्ण शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक सूचना स्रोत यात्रियों का विवरण है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका क्या है? सही जोड़ी है। खंड आ और खंड बा 2 आपको दिए जाते हैं, और जो सही जोड़ी उत्तर है ये आपके साइड में लिखे हुए हैं। तो जैसे व्यापार है, व्यापार वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है। उच्च स्तर के कार्य चतुर्थ क्रियाकलाप में होते हैं। प्राचीन संदेशों का संप्रेषण कबूतर था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह हैं, और प्रौद्योगिकी पंचम क्रियाकलाप है। ये आपकी 2 सही जोड़ियां हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रकृति पर मानव की सफलता का नाम क्या है? संभववाद, है ना। जो प्रकृति है उस पर मानव की सफलता, मतलब मानव ने अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करना चाहा है, तो ये क्या कहलाता? कि संभववाद, है ना। इसमें संभावना रहती कि मानव अपने अकॉर्डिंग अपने संसाधनों का दोहन कर सकता है, तो संभववाद है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। भुखमरी। जनसंख्या वृद्धि से जो सबसे बड़ा खराब परिणाम निकल के आता है वो है गरीबी और भुखमरी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? महबूब उल हक ने। रेशेदार फलों के नाम लिखिए। रेशेदार फलों के नाम हैं जैसे कपास, जूट। ओके। विग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विग इंच जो पाइपलाइन है इसके द्वारा किस चीज़ का परिवहन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? विग इंच के द्वारा पेट्रोलियम का। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस से लंदन को। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चैनल टनल किसको जोड़ता है? पेरिस से लंदन को। विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। भूगोल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? प्रशासनिक नगर माना जाता है मध्य प्रदेश का भोपाल। सन 2011 के अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 68.8% का भारत में प्रतिशत कितना है? नगरीय है 31% और ग्रामीण है 68% 2011 में। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य
पश्चिम बंगाल है। सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो भारत का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा सभी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। जल संरक्षण की नई पद्धति क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स किसे कहते हैं? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स किसे कहते हैं? मैग्नीज को कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले क्या था? इसका नाम था राजस्थान नहर। भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। HVJ बोलते हैं, जैसे हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। तो प्रथम उपग्रह जो है वो है हमारा आर्यभट्ट, 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट। कराची का पूरक बंदरगाह है वो है कांडला। गैरीसन नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो गैरीसन नगर जो है वो छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपके लिए ये है। फर्स्ट हमारा है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है? तो मानव एवं पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो क्या है क्वेश्चन, आंसर क्या है इसका? क्या होगा कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं, मतलब पर्यावरण और मानव के बीच में जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ लिखिए। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासरत जनसंख्या को वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। इसको हम सूत्र के अनुसार भी लिख सकते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या अपॉन प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो इसमें हमें औसत जनसंख्या घनत्व निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम है, मानव विकास के 4 घटक निर्धारित किए गए हैं। पहला है समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता एवं चौथा है सशक्तिकरण। तो ये 4 घटक मानव विकास के निर्धारित किए गए हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता एवं सशक्तिकरण। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लौह इस्पात को गढ़ना सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो कुटीर निर्माण सबसे छोटा निर्णय उद्योग कहलाता है, छोटी इकाई है। इसमें क्या करते हैं, स्थानीय लोग जो होते हैं वो स्थानीय रूप में जो कच्चा माल प्राप्त होता है ना, उनका प्रयोग करके तैयार माल करते वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे डलिया बनाना, बांस से टोकरी बनाना, है ना, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। अंकीय विभाजन क्या है? विकसित देश शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना, संचार तथा पहुंचा कर लाभ उपलब्ध करा सकते हैं, है ना। विकसित देश जो होते हैं वो शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार का लाभ उपलब्ध कराते हैं। तो विकासशील देशों में यह संभव नहीं रहता है, इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार से आप क्या समझते हैं? तो संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का संप्रेषण किया जाता है। मतलब जैसे टीवी है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये क्या है? हमें संदेशों, तथ्यों और विचारों का क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं, है ना। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संचार कहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न भिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का स्वेच्छा से आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब पूरे विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे से वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, वही कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार संतुलन क्या है? किसी भी देश का आयात निर्यात मूल्यों का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। व्यापार संतुलन मतलब आयात अधिक होना चाहिए और निर्यात कम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? निर्यात अधिक होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए, मतलब जो हमारा मूल्यों का अंतर है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम निर्यात बहुत अधिक कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, या फिर आयात हमारे देश में बहुत अधिक हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है ना। तो ये दोनों का जो तालमेल समान होना चाहिए वो क्या कहलाता है व्यापार संतुलन। प्रवास की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो? तो जनसंख्या का शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना प्रवास कहलाता है। अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए लोग अन्यत्र जाते हैं तो वह प्रवास की प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना, है ना। तो ये जो प्रवास होता है दो प्रकार का होता है, एक स्थायी प्रवास होता है और एक अस्थायी प्रवास होता है। आपने देखा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं अपने गांव को छोड़ के, अपने देश को छोड़ते अन्य शहरों में, नगरों में या फिर किसी अन्य देश में जाके बस जाते हैं और वहाँ की सदस्यता ले लेते हैं, परमानेंट वहीं बस जाते हैं, तो वो क्या हो गया? स्थायी प्रवास हो गया। लेकिन कुछ लोग क्या होता है शिक्षा के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से या व्यवसाय के उद्देश्य से या किन्हीं पारिवारिक कारणों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं और वहाँ पर निवास करते हैं और कुछ समय बाद वो अपने वापस आ जाते हैं अपने ही घर में और अपनी जहाँ से वो गए थे, तो वो क्या कहलाता है? अस्थायी प्रवास। तो ये क्या है? प्रवास कहलाता है। प्रवास का मतलब है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना, ठीक है, वो प्रवास कहलाता है। और प्रवास दो प्रकार के होते हैं। और प्रवास क्यों होते हैं? या तो शिक्षा से जनसंख्या, या तो शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों के कारण प्रवास होता है। सीमांत श्रमिक से क्या आशय है? तो सीमांत श्रमिक से क्या आशय है? सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो वर्ष में 183 दिनों से कम अवधि में काम करता है, वो क्या कहलाता है? सीमांत श्रमिक कहलाता है। मतलब उसको 183 दिन से भी कम अवधि में काम मिला है तो वो सीमांत व्यक्ति है या सीमांत श्रमिक है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? जिस भूखंड पर मानव अपने आवास बनाकर रहने लगता है उस भाग को मानव बस्ती कहा जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे स्मार्ट शहरों को बढ़ावा देना है जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन के लिए अच्छी आधारभूत सुविधाएं एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराते हैं। ये क्या कहलाता है? स्मार्ट सिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं लिखिए। तो भारतीय कृषि की 3 समस्याएं निम्नलिखित हैं। एक मानसून की अनियमितता, मतलब मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब पानी गिर जाए, कब तूफान आ जाए, तो मानसून की अनियमितता। भूमि सुधारों की कमी, भूमि जो हमारी बंजर भूमि हो जाती है और उपजाऊपन कम हो जाता है तो भूमि सुधारों की कमी पाई जाती है। और छोटे व विखंडित खेत होते हैं, छोटे छोटे से खेत होते हैं, ये क्या है? ये सभी कृषि की क्या है? समस्याएं हैं। नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के 2 उद्देश्य कौन से हैं? तो नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के 2 उद्देश्य निम्न हैं। पहला, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना और दूसरा, नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास करना। नमामि गंगे मतलब हमारी जो गंगा नदी है उसमें जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को समाप्त करना है और नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास करना है। ये हमारे नमामि गंगे स्वच्छता कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। मैग्नीज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्यों कहा जाता है? भाई लोह अयस्क के समान यह भी महत्वपूर्ण धातु है। ये क्या है? लोहा के समान एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका उपयोग लोहे को कड़ा करने, साफ करने और इस्पात बनाने, धातुओं को साफ करने, धातु और रासायनिक उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। तो ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, है ना। ये ऊर्जा ऐसी है कि ये एक बार समाप्त होने के बाद तुरंत हमें दोबारा मिल जाती है, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती है। तो ये अपरंपरागत स्रोत कहलाती ऊर्जा के। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए प्रमुख प्रकार लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए प्रमुख प्रकार मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास पर्यावरण प्रदूषण है। इसके प्रमुख प्रकार निम्न है: वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी और प्रदूषण आदि, है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण एक तरह से एक डेफिनेशन ये भी है कि हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में ऐसे अवांछित परिशिष्ट या तत्व आकर मिल जाना जो हमारे दैनिक जीवन या मनुष्यों के लिए हानिकारक या गुणवत्ताहीन होते हैं, वह क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। जैसे वायु प्रदूषण होता है, वायु में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाना, है ना, फैक्ट्रियों से निकला हुआ जैसे धुआं, तो वायु प्रदूषण हो गया। मृदा प्रदूषण, मृदा में गंदगी या मृदा की उपजाऊ उर्वरकता खत्म होना, है ना, तो ये मृदा प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक शोर शराबा होना जिससे मनुष्यों की आंतरिक शांति भंग होना, तो वो ध्वनि प्रदूषण है। जल प्रदूषण, जल में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियों से निकला मल, है ना, जल मल क्या है, वो नदियों में या तालाबों में मिल जाता है, जिसके कारण से वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि, ये सभी प्रदूषण आपके प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंक वाले क्वेश्चन। 3 अंक वाले क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन, है ना, जनसंख्या किस तरह से परिवर्तित हो सकती है, इनके 3 घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर से तात्पर्य ऐसा है, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की जनसंख्या जन्म दर कहलाती है। ये तो जन्म दर की डेफिनेशन हो गई कि एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? जन्म दर कहलाएगी। यह जनसंख्या परिवर्तन कैसे घटक है? भैया, जन्म दर जब अधिक हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये जनसंख्या क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, अचानक से बढ़ जाएगी। या फिर जन्म दर रुक जाता है या नहीं होता है तो घट भी जाएगी। तो मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मतलब एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों को मृत व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर कहलाएगी। इससे भी क्या है? जनसंख्या परिवर्तित होती है। जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी या फिर कोई अन्य भी ऐसी महामारी आ जाती है जिससे मृत्यु दर क्या हो, अचानक से बढ़ जाती है, तो उससे भी जनसंख्या परिवर्तित होती है, जनसंख्या कम होने लगती है। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने वालों की संख्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। मतलब जो जनसंख्या होती है ये क्या करती है, जैसे एक स्थान पर घनी आबादी है ना, उस घनी आबादी के लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रोजगार की कमी है, भुखमरी है, गरीबी है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या कम हो जाएगी और दूसरी जगह जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये 3 घटक जो हैं वो बहुत मूल घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। सॉरी। मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखिए। तो मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन या अन्य सहायक उद्योग भी किए जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। आप मिश्रित कृषि में ये मत समझिएगा कि 2 फसलें हमने एक साथ बो दी, है ना, या 2 फसलों का उत्पादन एक साथ कर दिया तो वो मिश्रित कृषि होगी। नहीं, मिश्रित कृषि के में से तात्पर्य यह है कि हम तो कृषि कर ही रहे हैं, कृषि के साथ साथ हम पशुपालन भी कर रहे हैं और अन्य कोई सहायक उद्योग भी किए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाती है। जैसे यह कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के निकट की जाती है। इसके लिए आसपास तीव्र परिवहन के साधन होना आवश्यक है, वर्षा पर्याप्त हो या तथा सिंचाई के भी साधन सुलभ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप, इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का दोहन किया जाता है, ओके,
मतलब प्रकृति से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं उसका दोहन किया जाता है, जैसे कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि प्राथमिक गतिविधियां हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता निम्न मानव विकास का सूचक है। ठीक है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, जैसे कृषि है, आखेटक है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सभी क्या है, प्रकृति से संबंध जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का दोहन किया जाता है इसमें, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। लेकिन द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, जैसे हमको प्रकृति से लकड़ी प्राप्त होती है, पेड़ प्राप्त होते हैं, हम पेड़ों से क्या करते हैं, अगर कोई पेड़ कट गया है, गिर गया, तो उसको हम एक शेप देके उसका विनिर्माण कर देते हैं, उसको कहीं सोफा का आकार दे देंगे, कहीं ड्रेसिंग टेबल का आकार दे देंगे, टेबल कुर्सी का दे देंगे, पलंग का दे देंगे। तो हमने क्या किया, उसमें परिवर्तन कर दिया है। तो इसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के स्वरूप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। विनिर्माण उद्योग द्वितीय गतिविधि में आते हैं। जैसे उद्योग जो होते हैं, वो विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वो द्वितीय गतिविधि में भी आते हैं, क्योंकि वह कच्चे माल को तैयार करके हमको वस्तुओं को देते हैं, तो वह द्वितीय क्रिया गतिविधि में आएंगे। द्वितीय क्रियाकलापों की प्रधानता उच्च मानव विकास का सूचकांक है या सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें समुद्री बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें उत्पादों के लदान, उतराई और एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बंदरगाह होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं, है ना। मतलब समुद्री हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है मोस्ट ऑफ टाइम क्या समुद्र के द्वारा ही होता है। तो समुद्री जो जहाज़ें होती हैं वो बंदरगाहों पर खड़ी होती हैं और बंदरगाहों से ही तैयार माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, इसलिए बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के परंपरागत एवं अपरंपरागत स्रोतों में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऊर्जा के जो 4 परंपरागत स्रोत हैं और अपरंपरागत स्रोत हैं, ये 2 क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुके हैं, ये अंतर स्पष्ट में आया है। तो इसमें परंपरागत स्रोत, जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में कोयला है, पेट्रोलियम है एवं जल विद्युत शामिल है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का भंडार सीमित है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। जैसे हम परंपरागत स्रोत जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी बायोगैस है, ये सभी जो हैं ये क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये हमें एक बार अगर इनका दोहन हम कर लेते हैं तो ये दोबारा हमें नहीं मिलते हैं। ये सीमित भंडार हैं इनका भंडार जो है वो सीमित है। ये अनवीकरणीय नहीं है, मतलब एक बार अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनका नवीकरणीय करना हमको मुश्किल है। और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा बायोमास ऊर्जा शामिल होती है ना। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का प्रयोग आधुनिक समय में किया जा रहा है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत का भंडार असीमित है। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब कि ये जो अपरंपरागत स्रोत हैं ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले स्रोत हैं, और एक बार अगर इनका दोहन हम कर लेते हैं तो ये हमें तुरंत दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र का सिंचाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मिट्टी को नमी प्राप्त होने के कारण वनों और चारागाहों का विकास हुआ। वायु अपर्दन और वालू निक्षेपण की प्रक्रिया कम हुई। सिंचाई से कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई। फसलों की खेती की जाने लगी और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान में आपने सुना है कि थार मरुस्थल है, वहाँ पे हरियाली कम है, तो ये नहर एक्चुअली हरियाली को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। और इसका जो
मुख्य कार्य है सकारात्मक सिंचाई पर पड़ा, है ना। इसने क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा, मिट्टी को नमी प्राप्त होने लगी, वनों और चारागाहों का विकास हुआ, अपर्दन, वायु अपर्दन और बालू निक्षेपण की प्रक्रिया कम हुई, सिंचाई से कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई और फसलों की खेती की जाने लगी और फसल उत्पादन में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है उसकी 3 विशेषताएं हैं। दुनिया की एक तो सबसे लंबी रेलवे लाइन है ये। ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है दुनिया की या विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। यह रेल लाइन उद्योगों, खाद्यान्न, मशीनरी व अन्य औजारों को पूर्व से पश्चिम क्षेत्रों तक पहुंचाने का सरल साधन है ना। पूर्व से पश्चिम तक पहुंचाने का ये सरल साधन है। इससे उद्योग, खाद्यान्न, मशीनरी और अन्य औजारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। साइबेरिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इस रेल मार्ग को साइबेरिया की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। भारत में गंदी बस्ती की समस्याओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो गंदी बस्तियां हैं इनकी बस्ती की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में 68% जनसंख्या गांवों में निवास करती है कुल, किंतु रोजगार की तलाश में सब नगरों की ओर आने लगे हैं। नगरों में आसपास की भूमि पर निवास हेतु झोपड़ियां बना लेते हैं। इनमें आधारभूत सुविधाओं का अभाव, हवा, प्रकाश की कमी से गंदगी बढ़ती जाती है। गरीबी, नशा, लड़ाई झगड़े इत्यादि के कारण पारिवारिक व सामाजिक समस्याएं होती जा रही हैं। यही समस्याएं विकराल रूप लेकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। तो गंदी बस्तियों की समस्याएं हैं कि वहाँ पे क्या है, मुख्य कारण तो ये है कि वहाँ पे जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनकी कमी पाई जाती है ना, जिसके कारण गंदगी, नशा, लड़ाई झगड़े ये सभी समस्याएं वहाँ पे देखने को हमको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंक वाले, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो विश्व में जनसंख्या का जो वितरण होता है वह किन कारणों से होता है, इसका जो घनत्व है वह या जनसंख्या वितरण है वो कैसे प्रभावित होती है और कौन कौन से इसके कारक हैं, इसकी विवेचना करनी है। तो देखिए, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भौतिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है और राजनीतिक कारक है और आर्थिक कारक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा भौतिक कारक। भौतिक कारक में उच्च आवास आता है, जलवायु आती है और मिट्टी आती है। तो भौतिक कारक पहाड़ी भागों की अपेक्षा समतल मैदानी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक रहता है। जैसे गंगा यमुना का मैदान घना बसा हुआ है। भौतिक कारक का मतलब होता है भूमि है, पेड़ पौधे हैं, है ना, ये हमारे भौतिक कारक हैं। तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जनसंख्या जो होती है वो कम निवास करती है, लेकिन अगर समतल मैदान है तो समतल मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। और अगर वहाँ पर पानी की सुविधा है तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा घनी आबादी में बसी होती है। जैसे गंगा यमुना का मैदान समतल मैदान है और वहाँ पे पानी की, जल की सुविधा है, इसलिए वहाँ पर घनी बस्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, जलवायु। स्वस्थवर्धक, कृषि योग्य, मानव विकास के अनुकूल जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या घनी बसी है। जैसे पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप। जलवायु जहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु हो, मतलब कि ना तो ज़्यादा ठंडी हो ना ही ज़्यादा गर्मी हो, कृषि योग्य हो जलवायु, अच्छा कृषि की उपज अच्छी हो रही है, मानव का विकास हो रहा है, अनुकूल जलवायु है, ऐसे प्रदेशों में भी घनी जनसंख्या पाई जाती है। मिट्टी। उष्ण, शुष्क, मरुस्थल और बंजर भूमि पर जनसंख्या निवास नहीं करती, किंतु उपजाऊ नदी के क्षेत्रों में सघन आबादी निवास करती है ना। मिट्टी का भी एक अहम भूमिका होती है मिट्टी की, कि जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और अच्छी होती है तो वहाँ पर लोग क्या होते हैं, अच्छे सघन आबादी में बसते हैं या फिर निवास करते हैं। लेकिन जहाँ की मिट्टी मरुस्थली होगी, ककरीली होगी, है ना, बंजर भूमि होगी, वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो मिट्टी भी एक क्या है, एक अभिन्न कारण है जो जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कारण है
सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक क्या है? सांस्कृतिक मतलब होता है संस्कृति। सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है, पिछड़े क्षेत्रों में पुत्र की चाह में जनसंख्या बढ़ती जाती है ना। मतलब संस्कृति आपने भी देखी हो, कहीं कहीं के समाजों में और संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। तो जहाँ की संस्कृति लचीली होती है वहाँ पर लोग जनसंख्या अधिक निवास करती है ना, बढ़ती है। फिर आता है आर्थिक कारक। जिन भागों में जिन भागों में आर्थिक विकास हुआ है वहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व है ना। आर्थिक मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप जो हमारे होते हैं है ना, जिससे हमारे आय के साधन होते हैं, वही क्या कहलाती है? आर्थिक विकास कहलाता है। तो वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। राजनीतिक कारक। राजनीतिक स्थायित्व एवं शांतिमय वातावरण विकास में सहायक होता है। उपद्रव, युद्ध एवं अशांति से जनसंख्या घटती रहती है। मतलब राजनीतिक कारण क्या होते हैं? राजनीतिक कारक वह कारक होते हैं जहाँ पे शांति का वातावरण और माहौल होगा, वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करेगी, है ना। लेकिन जहाँ पे युद्ध, अशांति और उपद्रव जैसे कार्य होंगे, वहाँ पे जनसंख्या क्या होती है? घटती जाती है। तो ये भी क्या है? हमारे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है या क्या भिन्नता है? तो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में भिन्नता या अंतर। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या छोटे बड़े गांवों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगा होता है। ग्रामीण जनसंख्या में गांव की आवासीय संरचना का कोई क्रम नहीं होता है। ग्रामीण जनसंख्या में एक सामाजिक संबंध पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन शांत, सादगीपूर्ण तथा बनावटीपन से दूर होता है। ओके, तो गांव में आपने देखा है कि ग्रामीण जनसंख्या जो है छोटे या बड़े गांवों में निवास करती है। ये प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, जैसे कृषि है ना। ग्रामीण गांवों का जो मूल कार्य होता है वो कृषि होता है। तो प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यों में लगे होते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है ना। और गांव की जनसंख्या जो होती है वो संरचना कम होती है, आवासीय संरचना का कोई क्रम नहीं होता है। ग्रामीण जनसंख्या में एक सामाजिक संबंध पाया जाता है। जो गांव के लोग होते हैं एकजुट होते हैं, उनमें यूनिटी पाई जाती है और एक सामाजिक संबंध एक दूसरे के अंदर पाए जाते हैं और अंतःक्रियाएं उनके बीच में होती रहती हैं। ग्रामीण जनता होती है, उनका जो जीवन होता है वह शांतिपूर्ण और सादगीपूर्ण होता है। उसमें बनावटी या औपचारिकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके विपरीत में होता है नगरीय जनसंख्या, है ना। तो नगरीय जनसंख्या क्या होती है? नगरीय जनसंख्या नगरों व कस्बों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या गांवों में निवास करेगी, नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करेगी। नगरीय जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में लगा होता है ना। द्वितीयक मतलब विनिर्माण के कार्यों में लगा होता है या सेवाओं में लगा होता है। तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है वो उसका प्रमुख क्रियाकलाप जो है वह द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में लगा होता है। नगरीय जनसंख्या की आवासीय संरचना व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होती है ना। कि जो नगर की जनसंख्या है वो अपनी संरचना क्या करता है? एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करता है। नगरीय जनसंख्या में सामाजिक संबंध केवल औपचारिक होते हैं। मतलब जैसे औपचारिक संबंध वह संबंध कहलाते हैं, जैसे काम हो गया फिर हमें आपसे कोई मतलब नहीं। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर से वो अपने बीमारी का इलाज करवाता है और फिर बाद में घर आ जाता है। हमें डॉक्टर से वहाँ पे कोई भी संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है। औपचारिक संबंध यही होते हैं, जैसे हम बैंक गए, बैंक से हमें पैसे जमा करने हैं या निकालने हैं कहिए और आ गए, हमने वहाँ बैंक वालों से कोई अपनी रिश्तेदारी या फिर कोई दोस्ती नहीं करी है। ये जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक संबंध होते हैं। नगरीय जनसंख्या का जीवन व्यस्त, संघर्षयुक्त और बनावटी होता है ना। जो नगर की जनसंख्या होती है ये बहुत व्यस्त लाइफ होती है, संघर्षयुक्त लाइफ होती है और बनावटी दिखावटी लाइफ अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय लिखिए। तो जनसंख्या नियंत्रण आप किस तरह से करेंगे, इसके क्या क्या उपाय हैं? तो फर्स्ट है शिक्षा का प्रसार, है ना। लोगों को शिक्षित करके जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराया जा सकता है। कम जनसंख्या में से होने वाले लाभों से परिचित कराया जा सकता है। तो शिक्षा का प्रसार मुख्य
उपाय है जो हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है संतानोत्पत्ति की संख्या का निर्धारण। तो संतानोत्पत्ति की संख्या का निर्धारण क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक दंपति के संतानों की संख्या 1 या 2 रहना अति आवश्यक है। परिवार नियोजन। संतति योग काल में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। संतति सुधार कार्यक्रम। इस उपाय के अंतर्गत संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के विवाह एवं संतानोत्पत्ति पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है लास्ट, वह मैप से संबंधी आता है। तो देखिए, नई दिल्ली थार का मरुस्थल ये राजस्थान में है। ये यहीं से राजस्थान में ही इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है। ये नई दिल्ली है। जगदीशपुरा गैस पाइपलाइन है जो विजयपुर से होता हजीराबाद से यहाँ से गुजरात से होती हुई नई दिल्ली तक जाती है। ये चाय उत्पादक क्षेत्र है असम में, जैसे डिगबोई, यहाँ डिगबोई भी है। जूट उत्पादक क्षेत्र ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है। विशाखापत्तनम ये है। मुंबई ये है मुंबई हाईवे। कपास उत्पादक क्षेत्र भी यही है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक क्षेत्र ये आपको देखिए सभी इंगित किया गया है। ये मैप है आपका। तो देखिए ये सभी मैप है। लास्ट में आपको प्रेरीज, घास का मैदान अमेरिका, पनामा नहर भी ये अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जोड़ती है ना। पंपास घास का मैदान है। न्यूयॉर्क है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग ये है लंदन, यहाँ पर ये लंदन है। अफ्रीका का विरल जनसंख्या क्षेत्र ये अफ्रीका महाद्वीप है जिसमें ये जनसंख्या का विरल क्षेत्र है। और केपटाउन कैप काहिरा रेल मार्ग यहाँ पर है। ये देखिए ऊपर से ये गई काहिरा से ये केपटाउन तक। फिर स्वेज नहर यहाँ पर है। और ये पिट्सबर्ग मास्को है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पूछी जाती है तो देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये आई है इधर से पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग लाइन है। ये मुंबई बंदरगाह है। मेडागास्कर द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का विरल जनसंख्या क्षेत्र ये है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है। और ये डाउन्स घास के मैदान है जो सिडनी में है, ये सिडनी है। तो इसी तरह से ये सारा हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। और भी अगर आप किसी और विषय के वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर ये वीडियो बस बच्चों ने पढ़ लिया, देख लिया और बार बार आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, बार बार सुनिए। जब आपके पास टाइम मिले तो इसको जो खुद पढ़ के, देख के और अपनी नोट कॉपी में लिख सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी है तो आप इसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने भी ये वाला वीडियो ज्योग्राफी का देख लिया तो वो किसी भी कंडीशन में ज्योग्राफी में फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए और फाइनल एग्ज़ाम दीजिए। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you so much.